अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर का। क्या क्या बनाना है इसमें? एक आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। जो एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? जब हम उसके एग्जीक्यूटर को सेटलमेंट करते हैं, उसके एग्जीक्यूटर की जितनी अमाउंट ड्यू होती है लोन बना के, ठीक है। तो ये दो अकाउंट बनाने हैं हमको। क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है हमको। बैलेंस शीट में क्या क्या है? इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल होगी इनकी 7, गलत नहीं है ये? नहीं, ठीक है। 7 लाख रुपए टोटल कैपिटल होगी। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है 40,000। इसका क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। अच्छा, ये क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है या लॉस है? ये प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। आगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो इसका क्या करेंगे? पहले क्लेम देखेंगे। तो क्लेम कौन से पॉइंट में लिखा हुआ है? इस पॉइंट में लिखा हुआ है। क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो रिजर्व है 20,000 का, क्लेम है 5,000 का, तो बचेगा कितना हमारे पास? 15,000। इसका क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे पी क्यू आर में, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये है 15,000 का। इसका क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट का लॉस देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स पहले कितने की थी? 1 लाख। अब कितने की है? 80,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया हमको? लॉस हो गया हमको। कितने का लॉस हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। रिजर्व कितने का है? 15,000 का। रिजर्व कितने का है? 15,000 का। तो क्या करेंगे? कम पड़ रहा है हमारे पास, लॉस ज्यादा हो गया, रिजर्व कम पड़ रहा है, तो 5,000 कहाँ से आएगा? 5,000 आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे गुडविल है, इसका क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें हैं। और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका क्या करते हैं? नहीं, इसका तो कुछ नहीं करते ना प्रोविजन का। तो वो अगर रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट आएगा तब देखेंगे इसका, वैसे तो कुछ नहीं करते इसका। ये तीनों चीजें हैं और एक गुडविल है, बस ये चार चीजें दे रखी है हमको, ठीक है। उसके बाद और क्या है क्वेश्चन में? आर डाइड, किसकी डेथ हुई है? आर की डेथ हुई है। इस पार्टनर की डेथ होगी जिसका शेयर कितना था? 2/10। तो इसकी डेथ होगी। अच्छा, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो गेन करता है या सेक्रीफाइस करता है? जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो क्या करता है? सेक्रीफाइस। तो आर ने सेक्रीफाइस किया होगा कितना? 2/10 शेयर। अच्छा, जब ये सेक्रीफाइस करता है तो बाकी के पार्टनर्स क्या करते हैं? गेन करते हैं, क्योंकि ये अपना शेयर बाकी के पार्टनर्स को दे के चला जाता है। आगे पार्टनरशिप डीड में ये चीजें एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं डेथ के टाइम पे। अच्छा, डेथ कब हुई इसकी? 30 जून 2025। हमारा साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2025 को। तो कितने महीने बाद डेथ हुई है इसकी? 3 महीने बाद इसकी डेथ होगी, ठीक है। जब हमारा क्लोज अकाउंट्स क्लोज किए उसके 3 महीने बाद डेथ होगी। फर्स्ट पॉइंट, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रोफेशनल लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहले रेशो क्या थी इनकी? 5:3:2। कौन किसकी डेथ हुई है? आर की। तो पी और क्यू की पहले रेशो थी 5:3 और अब इनकी रेशो क्या है? 3:2। इसका मतलब पी और क्यू ने अपनी रेशो चेंज कर ली है और ये काम आती है हमको। किया था ना ये हमने कि प्रॉफिट का शेयर हमको जब देना होता है तो हम देखते हैं उन्होंने रेशो चेंज कर लिया या रेशो सेम है। तो इन्होंने रेशो चेंज कर लिया, ठीक है। तो जो चेंज करने का ट्रीटमेंट था वो वाला ट्रीटमेंट होगा। जब करेंगे तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹2 लाख। इसका क्या करना है? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, गेन टू सेक्रीफाइस। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो ये रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये भी रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन डेटर्स, ये भी रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। क्लेम ऑफ 5,000 ये हमने देख लिया था पहले ही, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्लेम कितने का था पहले? रिजर्व कितने का था? 20,000 का। और क्लेम कितने का है? 5,000। तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, बांट देंगे पार्टनर्स में। हाँ,
ये वाले 3 पॉइंट्स किसके हैं? रीवैल्यूएशन के। आगे आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर एट 12% पर एनम। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। 12% पर एनम। कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 3 महीने का। जब हमारा ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 25 को, उससे लेके जब तक उसकी डेथ हुई है 30 जून, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तक का मिलेगा उसको। आगे ना, वो तो अलग चीज होती है। एट्थ इसकी ये एट्थ पॉइंट में क्या है? डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो किसके बेसिस पे निकालना है हमको? सेल्स के बेसिस पे निकालना है। किस किस चीज की बात हो रही है एट्थ पॉइंट में? जो प्रॉफिट का शेयर हम उसको देते हैं जिस दिन हमारा ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 25 को, उस दिन से लेके उसकी डेथ वाले दिन तक का प्रॉफिट का शेयर बनता है ना उसका। 3 महीने तो काम किया उसने बिजनेस में, तो इस 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो प्रॉफिट कैसे निकालना है? ये बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में हमने क्या फॉर्मूला किया था? करंट ईयर की सेल्स लेते हैं इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेते हैं डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स लेते हैं इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका प्रॉफिट का शेयर निकल आएगा। पिछले साल की सेल हमको दे रखी है 12 लाख रुपए, पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है हमको 2,40,000 रुपए। सेल्स हमको इस साल की वो 3 महीने की जो सेल्स होती हैं वो दे रखी है हमको 3 लाख रुपए। तो निकाल लेते हैं एक बार। 3 लाख इंटू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 2/10। तो 5 0 4 0 1 0 24 12 2 0 0 3,000 इंटू 2 6,000 इंटू 2 12,000 रुपये। तो इसका प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया? 12,000 रुपये इसको प्रॉफिट के शेयर के मिलेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट का शेयर हमको देना कैसे है? पहली बात तो ये एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? ये है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का प्रॉफिट का शेयर हम कैसे देते थे? उसकी अकाउंटिंग क्या होती थी? एस्टिमेटेड अगर है तो हम चेक करते थे पार्टनर्स ने रेशो चेंज कर ली है या उनके बीच में रेशो सेम है। तो इस केस में क्या था? रेशो उन्होंने चेंज कर ली। अगर रेशो चेंज कर ली तो प्रॉफिट कैसे मिलता था उनको? अगर रेशो चेंज कर ली है तो होती थी एडजस्टमेंट एंट्री, गेन टू सेक्रीफाइस प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में सेक्रीफाइस टू गेन। अगर उन्होंने रेशो चेंज नहीं की, रेशो सेम है, तो फिर पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से देते थे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अभी उन्होंने रेशो चेंज कर लिया तो कुछ भी मिलेगा उसको, चाहे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, उन 3 महीनों वाली चीज की बात हो रही है, चाहे प्रॉफिट का शेयर है चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन दोनों के केस में हमको क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, गेन टू सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू आर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। द एग्जीक्यूटर इज पेड 16,800 immediately on 30 जून 2025। Remaining balance is to be paid in 2 equal annual installments starting from 30th June 2026 along with interest at 10% per annum। तो ये पॉइंट हो गया उसका सेटलमेंट वाला कि आर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे करनी है। तो ये उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट वाली बात होगी। तो ये जब बनाएंगे तब देख लेंगे वाला पॉइंट। समझ आ गया क्वेश्चन? क्या बनाना है? आर का कैपिटल। सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है? सिर्फ आर का। तो बना लेते हैं। हाँ, पहले क्या बनाना पड़ेगा हमको? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसका प्रॉफिट या अच्छा एक चीज देखो, इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, ठीक है, पर क्योंकि हमको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो बनाना पड़ेगा हमको, पर कंपलसरी नहीं है बनाना। मैं वर्किंग नोट्स में वैसे बिना बनाए भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ। देखो कैसे? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला होता तो बनाना ही पड़ता। अगर नहीं बोला तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं बना लूं या बिना बनाए प्रॉफिट या लॉस निकाल लूं। कैसे निकलेगा प्रॉफिट या लॉस? बहुत सिंपल है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ था रिवैल्यूएशन में,
हमको लॉस हुआ था 20,000 का, रिजर्व था 15,000 का, 5,000 कम पड़ रहा है, तो वो कहाँ से आया था? रिवैल्यूएशन से। तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 5,000 रुपये। सिंपल, हमने ऐसे लिख दिया। आगे अगला पॉइंट, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो ये लॉस है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट है ना ये तो। प्रॉफिट ऑन, क्या नाम था? लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? 40,000 रुपये का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा बिल्डिंग थी वो सिर्फ। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो लॉस है। लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस था? ये लॉस है 1,80,000 की थी, 10% का लॉस हो गया, तो 18,000 का ये लॉस हो गया। आगे और पॉइंट क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन डेटर्स, तो हम इसका निकालते हैं 5%, जो कि आएगा 4,500। हमारे पास प्रोविजन होना कितना चाहिए? 4,500 है कितना? 4,000। तो क्या करना पड़ेगा? 500 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 500 रुपये का। तो ये आगे यही 4 पॉइंट्स थे। अब प्रॉफिट है लॉस देख लेते हैं कितना हुआ। 40,000 का प्रॉफिट है, बाकी सारा लॉस है, तो 8 23,500, तो 16,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो गेन कितना हो गया रीवैल्यूएशन पे? 16,500। और इस गेन का क्या करना है हमको? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। उसकी बांट के देख लेते हैं कितना आएगा। 532 थी, तो 3300 इसका हो गया, और 49,500 इसका हो गया, और 8,250 रुपये इसका हो गया। 49,500 नहीं, 4,950। ठीक है, ये हमने बांट दिया उनकी कौन सी रेशो में? 5:3:2 में। ये समझ आ गया? तो बताने का मतलब क्या था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बनाना है तो बना देंगे, नहीं बोला हुआ तो ऑप्शन है हमारे पास कि अगर तुमको रिवैल्यूएशन बना के इजी लगता है तो वैसे कर लेना, अगर ये इजी लगता है तो तुम ये भी कर सकते हो वर्किंग नोट्स में। ठीक है, उसके बाद अब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ आर का। हाँ, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। उसकी कैपिटल कितनी थी? उसकी कैपिटल थी 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000। अच्छा, कुछ कुछ चीजें याद है जो जो देनी थी उसको? गुडविल देनी थी, गुडविल पे बातें आते हैं। बैलेंस शीट में क्या था? पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट था हमारा, वो देना था। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, वो भी देना है उसको। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी बच गया था हमारे पास, वो भी देना था इसको, तो ये दे देते हैं पहले। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस ये था 40,000 का, उसका 2/10 उसको मिलेगा, तो कितना हो गया? 8,000 रुपये, तो 8,000 तो मिलेगा ये। अगली चीज, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 3,300, इसको ये मिल रहा है 3,300। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 15,000 का, 3,000 रुपये इसको इसके मिलेंगे। 15,000 ही बचा था ना, रिजर्व में से 5,000 क्लेम में डाल दिया था, बचा कितना था? 15। तो 15,000 में उसका हिस्सा कितना बनेगा? 2/10, 3,000 रुपये इसको इसके मिलेंगे। ये हो गया। फिर गुडविल हमने राइट ऑफ करनी थी, वो डेबिट में आएगी। टू गुडविल, ये कौन से वाली गुडविल है? बैलेंस शीट में जो लिखी हुई थी। तो बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है 20,000, इसमें से इसका शेयर 2/10 है, तो 4,000 रुपये ये लॉस उठाएगा। 4,000 रुपये, यहाँ तक हो गया। बैलेंस शीट में कुछ बचा तो नहीं? ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका तो कुछ आएगा नहीं वहाँ पे, गुडविल भी होगी, बाकी और कुछ बचा नहीं। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, वो भी बांट दिया। अब एक एक करके देख लेते हैं। गुडविल, इस गुडविल का क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमको क्या करना है? गेन और सेक्रीफाइस पता करना पड़ेगा। ये तो हमेशा क्या करेगा? सेक्रीफाइस ही करेगा। तो गेन निकाल लेते हैं उनका। गेन कैसे निकालते हैं डेथ वाले चैप्टर में? न्यू माइनस ओल्ड। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं हम। पी और क्यू की फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू कितना था उनका?
3/5 2/5 माइनस ओल्ड था 5/10 और 3/10। एलसीएम हो गया इसका 10, 6 माइनस 5। एलसीएम हो गया इसका 10, 4 माइनस 3। 1/10 और 1/10, तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई इनकी? 1:1। ये समझ आ गया? ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड कर दिया हमने, गेनिंग रेशो आ गई इनकी 1:1। अब हम क्या करते हैं, गुडविल की जनरल एंट्री लिख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए गुडविल की? वर्किंग नोट नंबर 3, जर्नल ऑफ गुडविल क्या होगी? पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालनी है इसकी? पहले आर को देख लेते हैं कितना मिलेगा गुडविल का। तो फर्म की गुडविल थी 2 लाख, आर का शेयर था 2/10, तो आर ने जितना सेक्रीफाइस किया उसके हिसाब से आर को गुडविल के 40,000 रुपये मिलने चाहिए। ये 40,000 कौन देगा? पी और क्यू देंगे अपनी गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो इक्वल थी 20,000 पी देगा और 20,000 रुपये आर देगा, सॉरी क्यू देगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखना है? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में या डेबिट में लिखना है? आर के कैपिटल के डेबिट में एंट्री आएगी या क्रेडिट में एंट्री आएगी? क्रेडिट में, क्योंकि आर को मिलेंगे पैसे। आर को मिलेंगे तो आर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कैपिटल कौन सी साइड बढ़ती है? क्रेडिट साइड बढ़ती है। तो आर के कैपिटल के क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपये पी देगा, 20,000 रुपये क्यू देगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ये था गुडविल वाला पॉइंट। ये हो गया, ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर की हमको पता है एक सेम एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी और प्रॉफिट शेयर की भी एंट्री क्या होगी? गेन टू सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने रेशो चेंज कर ली है। अगर रेशो चेंज नहीं की होती तो एंट्री क्या होती? तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री होती। अभी उन्होंने रेशो चेंज कर ली है, याद है ना ये तुमको? हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? हम देखते हैं वो प्रॉफिट एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है। अगर एस्टिमेटेड है, जैसे इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड था, तो क्या करना है? चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इज सेम, वो सेम है या फिर उन्होंने चेंज कर ली है। तो इस केस में उन्होंने क्या किया था? चेंज कर ली थी रेशो, क्योंकि पहले रेशो उनकी 5:3 थी, अब उन्होंने रेशो कर ली थी 3:2। तो अगर उन्होंने रेशो चेंज कर ली है और प्रॉफिट निकला है हमारा, तो क्या एंट्री होगी? गेन टू सेक्रीफाइस। डिसीज पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस। और अगर ये लॉस होता तो एंट्री क्या होती? सेक्रीफाइस टू गेन। ठीक है, तो अभी ये वाली एंट्री करनी है हमको। और सेम एंट्री ये प्रॉफिट के केस में भी यही होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी यही एंट्री होगी। अगर उनके बीच में रेशो सेम होती तो हम गेन टू सेक्रीफाइस नहीं करते, फिर प्रॉफिट होता तो एंट्री होती पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस होता तो डिसीज पार्टनर कैपिटल टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो अभी हमको ये वाली एंट्री करनी है। तो हमको पता तो है ये कौन सी रेशो में गेन कर रहा है? 1:1 में गेन कर रहे हैं, तो एंट्री तो पता ही है हमको। एंट्री क्या होगी? पी डेबिट, क्यू डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं कितनी आएगी। पहले आर की टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा। दो चीजें मिल रही हैं उसको, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का और प्रॉफिट का शेयर भी 3 महीने का। ये दोनों देख लो कितने का आ रहा था। प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा था? 12,000 रुपये। प्रॉफिट का शेयर तो 12,000 आ रहा था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उसको? 1.5 लाख का 12%, तो ये हो गया 180 इंटू 3/12, तो ये हो गया 1/4, 45,000 रुपये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये हो गया 45,000। टोटल इसको मिलेंगे 57,000। ठीक है, ये आर में डाल देते हैं 57,000। ये कौन देगा? पी और क्यू देंगे इक्वली। तो कितना कितना हो गया? 28,500। 28,500। ठीक है, ये एंट्री भी गुडविल की तरह क्रेडिट में आ जाएगी बाय पीज कैपिटल अकाउंट और बाय
क्यूज कैपिटल अकाउंट 28,500, 28,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला हमने, दोनों कैसे निकाले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? जितनी उसकी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है 1.5 लाख, यही थी ना उसकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख थी, इंटू इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, यहाँ पे लिखा हुआ था 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा कितना, 12% पर एनम, तो 12%। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का नहीं मिलेगा, 3 महीने बिजनेस में था वो, तो 3 महीने का मिलेगा इंटू 3/12। तो ये सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगी, 15, 4500 हो रहा है ये तो ना, 4500 आ रहा है, वही बोला था 4500। तो ये कितना हो गया, 16,500 रुपये। ये भी कितना हो गया, 16,500। ये कितना हो गया, 8250, 8250। अच्छा ये समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर प्रॉफिट का शेयर हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की सेल्स इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स इनटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो करंट ईयर की सेल्स हमको दे रखी है 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जून तक, 3 लाख की सेल की थी हमने इन 3 महीने में, ये करंट ईयर की सेल्स है। इनटू पिछले साल की सेल्स दे रखी है 12 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट है 2,40,000। तो पुट कर देते हैं बस इसके अंदर, करंट ईयर की सेल्स थी 3 लाख, इंटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2,40,000, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स थी 12 लाख रुपए, इंटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/10। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो टोटल उसको कितना मिलेगा इन दोनों का मिला के, 16,500 मिलेगा, और इसकी एंट्री क्या होगी, गेन टू सेक्रीफाइस। तो 16,500 डेबिट हो जाएंगे ये दोनों इक्वल रेशो में, तो 8,250 और 8,250, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएंगे दोनों, 8,250 और 8,250। ये समझ आ गया, नहीं है, क्या नहीं आया, ये आ गया, ये 16,500। अच्छा ये 16,500 हमने उसको देना है, ये अच्छा ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था कैलकुलेशन पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, अकाउंटिंग। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तो अकाउंटिंग हम कैसे करते थे, अकाउंटिंग के लिए हम देखते थे पहली चीज तो ये एस्टिमेटेड है या ये एक्चुअल है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया सेल्स वाला, तो वो कौन सा था, एस्टिमेटेड था। अगर वो एस्टिमेटेड है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में रेशो सेम है या उन्होंने रेशो चेंज कर ली है, यही तो देखते हैं, सेम है या चेंज कर ली। अगर उन्होंने चेंज नहीं की, सेम है उनके बीच में रेशो, तो प्रॉफिट के केस में हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमारे केस में आर, ये एंट्री हो जाती अगर प्रॉफिट, अगर उनकी जो रेशियो है वो सेम होती। अगर लॉस होता तो एंट्री क्या होती, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ये हो जाती। फिर दूसरा क्या था, अगर उनके बीच में रेशियो सेम नहीं है, उन्होंने चेंज कर ली है, तो हम क्या करते हैं, फिर करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी गेन टू सेक्रीफाइस, अगर लॉस हुआ तो एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेन, ठीक है। तो अभी कौन सा केस है, एस्टिमेटेड है, ऊपर से रेशो उनके बीच में सेम है या चेंज कर ली थी इन्होंने, चेंज कर ली थी। उसके बाद हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या लॉस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, गेन टू सेक्रीफाइस। कौन गेन कर रहा है, पी और क्यू गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आर। आर को कितने पैसे मिलने चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 16,500, कौन देगा, पी और क्यू देंगे अपनी गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो क्या है, इक्वल, तो हाफ हाफ देंगे दोनों। हाँ अगर इन्होंने ये चेंज ही तो कर ली, सेम करते तो इकट्ठी एंट्री ये वाली कर देते हम 16,500 से। अगर उनकी अगर उनकी रेशो सेम होती तो एंट्री क्या होती, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 16,500, 16। अच्छा इसमें बात यह है कि आर को तो 16,500 ही मिलेंगे, ठीक है, देगा कौन वो 16,500, रेशो सेम है तो P&L सस्पेंस से आएंगे, अगर रेशो चेंज कर ली है तो वो अपनी गेनिंग रेशो में देंगे, इतना फर्क है बस, ठीक है। और यही एंट्री हमने यहाँ पे लिख दी है, बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 8,250, 8,250। समझ आ गया। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे,
पहला पॉइंट हो गया था, 7th पॉइंट हो गया, 8th पॉइंट भी हो गया, उसके बाद सिर्फ 9th पॉइंट बचा, बाकी तो सब हो गया। बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस जो भी आएगा कैपिटल अकाउंट में वो कहाँ जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो निकाल लो कितना आ रहा है बैलेंस, टोटल करो, माइनस कर दो इसको, टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बताओ कितना आ रहा है। सही से प्लस करना, अलग अलग आंसर मत देना सारे। एट्टी 8250 टू 292 800 टोटल आ रहा है इतना, पता नहीं। 220 800 220 800 216 800, ये नहीं, ये इसका टोटल 220 800, इतना ही आ रहा होगा फिर 220 800। तो इसका टोटल आ रहा है 2,20,800 रुपये, 2,20,800 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे 4,000, तो 2,16,800। इसका मतलब आर के एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं, 16,000, 2,16,800 रुपये देने हैं। समझ आ गया। आगे 9th पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू आर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि हमने कर दिया। आर की कैपिटल में जो बैलेंस आ रहा था वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर बोल रहा है एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे करनी है, द एग्जीक्यूटर इज पेड 16,800 इमीडिएटली, तो 16,800 तो अभी दे देंगे, बचेगा कितना, 2 लाख बचेगा। रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2026। जो बाकी 2 लाख बचेगा वो कैसे देना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, अलोंग विद इंटरेस्ट है 10% पर एनम, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। तुमको याद है ना इसका लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, तो क्या बनाना है, ईयर एंड पिन देना, आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा सबसे पहले, अच्छा एक चीज रहेगी इसमें, क्या रह गया, डेट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि डेट भी देखनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो आर के एग्जीक्यूटर में बैलेंस कहाँ से आया था, उसके कैपिटल अकाउंट से आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, 2,16,800 रुपये। डेट क्या आएगी, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, 30 जून 2025 को। ठीक है, अब फिर से लाइन पढ़ते हैं ये वाली, क्या लिखा है, द एग्जीक्यूटर इज पेड 16,800 इमीडिएटली, उसको अभी के अभी कितना पैसा दे दो, 16,800 दे दो। तो 16,800 आज के दिन ही देना है। देते कौन सी साइड है हम, डेबिट में, तो 30 जून 2025 को टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक, कितने की पेमेंट करनी है, 16,800 की। ये कर दी। आज के दिन ही कितना बैलेंस बच गया उसका, 2 लाख रुपए बच गया, मतलब 30 जून 2025 को हमने उसको कितने पैसे देने हैं, 2 लाख रुपए उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 लाख की पेमेंट कैसे करनी है हमने, आगे लिखा हुआ था, आगे क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, 2 लाख, इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी, 1-1 लाख की होगी। अलोंग विद इंटरेस्ट है 10% पर एनम, साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा कितने का,
10% का, तो 2 लाख की इंस्टॉलमेंट तो जाएगी जाएगी, साथ में उस दिन तक का जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो भी पे करेंगे उसको। ठीक है, तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट होगी हर बार उसको, 2 बार। और ये इंस्टॉलमेंट शुरू कब से होगी हमारी, पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 जून 2026। 30 जून 2026 मतलब आज से 1 साल बाद। ठीक है, हम कौन सी डेट पे हैं अभी, 30 जून 2025 पे। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 जून 2026 को। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 जून 2027 को। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है 1 साल, पर इस 1 साल के बीच में क्या आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है। यहाँ पे ईयर एंड हमारा कब हो जाएगा, 31 मार्च 2026 को हमारा साल खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी 1 साल है, पर इसके बीच में भी क्या आ रहा है, इसके बीच में भी ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 2027 को। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं किसी की पेमेंट पे, लोन की पेमेंट कर रहे हैं अगर हम, तो इंटरेस्ट साल में 2 बार लगता है। 2 बार कब कब लगता है, एक तो लगता है ईयर एंड पे और एक लगता है इंस्टॉलमेंट वाले दिन। ठीक है, एक तो लगता है ईयर एंड पे और एक लगता है इंस्टॉलमेंट वाले दिन। अगर बाय चांस जैसे रिटायरमेंट में होता है, ईयर एंड की डेट और इंस्टॉलमेंट की डेट सेम होती, कि वो रिटायर ही साल के एंड में हुआ होता, तो ईयर एंड भी 31 मार्च को होता और इंस्टॉलमेंट भी 31 मार्च को जाती, तो इंटरेस्ट फिर एक ही बार लगता। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ईयर एंड अलग डेट पे है और इंस्टॉलमेंट अलग डेट पे आएगी। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 31 मार्च 2026 को और 31 मार्च 2027 को। पर इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, इंस्टॉलमेंट की डेट है 30 जून 2026 और 30 जून 2027, तो दोनों डेट अलग अलग हैं। इसका मतलब हमको इंटरेस्ट कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार ईयर एंड पे और एक बार इंस्टॉलमेंट वाले दिन। तो मतलब यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, लगेगा कितना, 10%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कहाँ पे लगेगा, अभी हम कौन सी डेट पे खड़े हैं, 30 जून 2025। हम यहाँ से आगे जाएंगे तो डेट कौन सी आ जाएगी, 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 को हमने दो काम करने हैं। दो काम क्या, एक तो इंटरेस्ट लगाना है, एक ईयर एंड है तो हमारा अकाउंट क्लोज भी करना है हमको, जैसे डेप्रिसिएशन में करते थे तुम 11th में, क्लोज कर देते थे। तो यहाँ पे दो काम होंगे, क्या, एक तो इंटरेस्ट लगेगा और फिर उसको क्लोज कर देंगे। जब इंस्टॉलमेंट वाले दिन आएगा, इसमें भी दो काम करने हैं, एक तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद 31 मार्च 2027 फिर से क्या आ गया, ईयर एंड। ईयर एंड पे फिर से क्या करना है, दो काम। कौन कौन से दो काम करने हैं, एक तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आएगी फिर से इंस्टॉलमेंट वाला दिन। इंस्टॉलमेंट वाले दिन फिर से दो काम करने, कौन कौन से, एक तो इंटरेस्ट लगेगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट जाएगी। इंस्टॉलमेंट, यहां तक समझ आ गया। अब अमाउंट देख लेते हैं एक बार। हमने यहां से शुरू किया था, हम चलते चलते पहले कहाँ पे आ गए, ईयर एंड पे आ गए। तो ईयर एंड पे क्या करना है, पहला काम इंटरेस्ट लगाना है। पहला काम क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा और किस पे लगेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितनी अमाउंट पे लगेगा, 2 लाख। जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो 2 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट था 10%, कितना आ गया, कितना आ गया, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया सा इस पे। हाँ, कितने का इंटरेस्ट आ गया, 15,000 का। फिर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अच्छा, अगर मैं अकाउंट को क्लोज कर दूंगा तो अब इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा 2,15,000 रुपए, क्योंकि 2 लाख तो उसको वैसे ही देने थे, 15,000 का ब्याज भी देना है, तो टोटल कितने देने हैं उसको, 2,15,000। उसके बाद यहाँ तक हो गया, हम फिर आगे चले। अब कौन सी डेट आ गई, अब आ गई इंस्टॉलमेंट वाला दिन। इंस्टॉलमेंट वाले दिन पहला काम क्या है हमारा, इंटरेस्ट लगाना। अब कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है हमको, 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। अच्छा, ये 3 महीने का इंटरेस्ट किस पे लगेगा, फिर से किस पे लगेगा, ये 2 लाख रुपए पे। 2 लाख पे क्यों लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट कौन सा है, 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए,
10%। तो अभी तक हमने कितने महीने का लगाया था 2 लाख पे? 9 का लगाया था, 3 का और लगाना है ना अभी, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी किस पे लगाना है? 2 लाख पे। तो 2 लाख पे 3 महीने का 10% आ गया 5,000 रुपये। समझ आ गया? जब मैंने 5,000 का इंटरेस्ट लगाया तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2,20,000 हो गया। हमको देखना है इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी। इंस्टॉलमेंट क्या बोला था? 1 लाख की तो जाएगी, साथ में अब तक का जितना इंटरेस्ट लग चुका होगा वो भी जाएगा। अब तक कितना इंटरेस्ट लगा चुके हम? 20,000 लगा चुके हैं, 15,000 पहले लगाया था, 5 यहाँ पे। तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? जाएगी 1,20,000 की। अगर मैं 1,20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा तो अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा कितना बचेगा? ये बचेगा 1 लाख रुपए। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद इसका अभी कुछ नहीं, ये तो वैसे ही निकाल के देख रहे हैं, अकाउंट में ये नहीं आएगा, 1 लाख नहीं दिखेगा हमको। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आगे चले तो क्या आ गया? ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहला काम क्या है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा। कितने महीने का? 9 महीने का लगेगा ना, 30 जून से 31 मार्च। तो 1 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,500। तो 7,500 का अगर मैंने इंटरेस्ट लगाया तो अब आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1,07,500 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया? ईयर एंड क्लोज कर दिया हमने। फिर हम आगे चले। आगे चले तो कौन सी डेट आ गई? इंस्टॉलमेंट वाले दिन। इंस्टॉलमेंट वाले दिन पहला काम क्या है? इंटरेस्ट लगाना। अब इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है? 3। कितनी अमाउंट पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि 1 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट तो हम लगा चुके हैं, 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाना है। तो अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? ये इंटरेस्ट आएगा 2,500 रुपए। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अब कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। ठीक है, फिर क्या पे करनी है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 1 लाख की तो जाएगी, साथ में अब तक हम जितना इंटरेस्ट लगा चुके हैं वो भी जाएगा। कितना लगा चुके हैं? 7,500 और 2,500। तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 1,10,000 की। अब बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास? 0 पेमेंट होगी उसको। समझ आया? यही चीज हमको किस में करनी है? अकाउंट में। तो अकाउंट में कर लेते हैं। अभी तो हमने 30 जून को क्या किया है, उसको डाउन पेमेंट कर दी एक तरह से, उसी दिन पैसे दे दिए 16,800। 2 लाख बच गए। 2 लाख बच गए तो पहले क्या आया था? पहले आया था ईयर एंड। तो ईयर एंड पे पहला काम क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लगाते हैं क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2026 को बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहली बार लगा था 15,000 रुपए का। कितने पे? 2 लाख पे 10%, 9 महीने का। ठीक है, ये कितना आया था? 15,000। ये हाँ, जरूरी नहीं है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना था? क्लोज। इंटरेस्ट लगा दिया, फिर क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो क्लोज कैसे करते हैं हम? टोटल, ये टोटल हो गया 2,31,800 रुपये। 2,31,800 रुपये। 31 मार्च 2026 क्लोज करने के लिए हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,15,000 रुपये। 215 होगा ना? यही तो आ रहा था क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद फिर क्या करेंगे? नया साल शुरू होगा तो ओपन कर लेंगे पहले इसको। 1/4/2026 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 2,15,000। उसके बाद हम और आगे चले तो आ गया 30 जून। 30 जून 2026 ये आ गई इंस्टॉलमेंट की डेट। इंस्टॉलमेंट की डेट है तो पहला काम क्या है? इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 2 लाख पे लगेगा। कितने महीने का आप लगा चुके हैं पहले से? 9 महीने का। कितने का और लगाना है? 3 महीने का। तो इंटरेस्ट आएगा 5,000 रुपये। ये हो गया। इंस्टॉलमेंट वाले दिन इंटरेस्ट लगा दिया। दूसरा काम क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो टू बैंक अकाउंट 31 जून 2026 कितने की इंस्टॉलमेंट जाएगी? इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 लाख की तो जाएगी, साथ में अब तक का इंटरेस्ट 15,000 और 5,000। तो ये हो गया 20,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट जाएगी 1,20,000 रुपये। क्या आप इसको क्लोज कर देंगे? क्लोज कब होता है? ईयर एंड पे। तो अब हम और आगे चलेंगे। इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इंस्टॉलमेंट वाले दिन का काम खत्म हो गया। आगे गए तो क्या आ गया? अब 31 मार्च ईयर एंड आ गया। 31 मार्च 2027।
ईयर एंड पे पहला काम क्या है, इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने पे लगेगा और कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का लगेगा 1 लाख। 1 लाख। अच्छा यहाँ पे कहीं पे तुमको 1 लाख लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ ना, तो 1 लाख कैसे निकाला हमने, 2,15,000 पहले था, 5,000 का इंटरेस्ट लगाया, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2,20,000, जिसमें से हमने कितना पे कर दिया, 1,20, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, 1 लाख रुपए। 1 लाख पे 10%, 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा 7,500 रुपये। क्लोज, उसके बाद क्या करना है, क्लोज कर देंगे, क्योंकि ईयर एंड है। क्लोज कैसे करते हैं हम, 2 लाख ये हो गया 2,27,500 रुपये, 2,27,500 रुपये टू बैलेंस कैरे डाउन 1,07,500, 31 मार्च 2027, 1/4/2027 नया साल शुरू हुआ, ओपन कर लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1,07,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब अगली जो डेट आएगी वो कौन सी आएगी, इंस्टॉलमेंट वाली, 30 जून 2027 को। इंस्टॉलमेंट वाले दिन पहला काम क्या है, इंटरेस्ट लगाना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितने पे लगेगा इंटरेस्ट, 1 लाख पे लगेगा, 10% फॉर 3 मंथ्स, कितना आएगा, 2,500 रुपये। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी हमारी टू बैंक अकाउंट, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट तो जाएगी, साथ में अब तक का जितना इंटरेस्ट। अच्छा ये वाला इंटरेस्ट तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर चुका हूँ ना, ये दोनों, तो ये और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ कौन सा जाएगा, एक तो ये वाला इंटरेस्ट बचा हुआ है 9 महीने वाला, और एक ये वाला बचा हुआ है, तो ये दोनों इंटरेस्ट दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो ये हो गया 10,000 रुपये। तो इंस्टॉलमेंट चली जाएगी 1,10,000, इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, तो ये हो गया उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ आ गया, हम्म, वो हो गया, क्लोज हो गया। और क्या करना है इसमें, अच्छा बैलेंस ये टोटल 1,10,000, 1,10,000 डेथ का। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन रिटायरमेंट का होता तो इसमें क्या फर्क होता, इंस्टॉलमेंट और ईयर एंड सेम डेट पे हो रहा होता, तो इंटरेस्ट साल में एक ही बार लग रहा होता हमारा। जैसे कि मान लेते हैं उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो रिटायर हुआ है 1/4/2025 को, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा था 1,02,16,800 रुपये। हमने क्या किया, 16,800 तो उसी दिन दे दिया, बचा कितना, 2 लाख। वो बोल रहा है बैलेंस जो भी है वो पे करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो कि कितने की होगी, 1-1 लाख की, साथ में क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी शुरू होगी 31 मार्च 2026, इसके 1 साल बाद से। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 को ईयर एंड भी होता है, और इसी दिन बोल रहा है इंस्टॉलमेंट भी देनी है। तो जब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे पहला काम क्या है, इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 2 लाख पे 10% पूरे साल का, तो कितना होगा, 20,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2,20,000। फिर ईयर एंड पे दूसरा काम होगा इंस्टॉलमेंट पे करना। ईयर एंड पे पहला काम क्या होगा, इंटरेस्ट लगाना, दूसरा काम क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करना। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी अब, 1,20,000 की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 इंस्टॉलमेंट होगी 1-1 लाख की, साथ में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितने का है, 20,000 रुपए का, तो इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, 1,20,000। फिर बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। क्लोज कर देंगे क्योंकि ईयर एंड है। उसके बाद फिर ओपन करेंगे 1/4/2026 को, फिर जाएंगे ईयर एंड पे 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027 को पहला काम क्या होगा, इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा, 10% पूरे साल का, जो कि आएगा 10,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 1,10,000। फिर जो भी बैलेंस लास्ट में बचेगा वो इकट्ठा पे हो जाएगा, 1 लाख तो पेमेंट करनी है, साथ में इंटरेस्ट 10,000 का, तो पेमेंट कितनी हो जाएगी, 1,10,000। फिर कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो इस केस में इंटरेस्ट सिर्फ 2 ही बार लग रहा है, क्योंकि 2 ही बार ईयर एंड आ रहा है। ठीक है, वहां पे इंटरेस्ट 4 बार लग रहा था, क्योंकि 2 बार तो ईयर एंड आ रहा था और 2 बार इंस्टॉलमेंट की डेट्स थी, तो हर एक बार इंटरेस्ट लग रहा था। हम्म, हाँ डेट्स लिखनी होती हैं, डेज का, ना डेज का इतना नहीं आता, ये वाला भी नहीं आता, ये ये वाला आता है।
हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। 4। क्या? ये यही बनाना है, ये नहीं बनाना। ये तो वैसे ही कैलकुलेट कर रहे थे हम, एक टाइमलाइन से बनाई थी हमने, बनाना तो यही है। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हमको जर्नल एंट्रीज करनी होती तो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती? प्रॉफिट को बांट देते, प्रॉफिट को बांटते तो एंट्री क्या होती? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5000, बचा जो 15000 है टू पी क्यू टू क्यू टू आर, बांट देते। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी एंट्री होती है, उसमें क्या होती? IFR डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 15000, 5000, 20000, ये एंट्री होती है। फिर जो गुडविल होता है इसको राइट ऑफ करने की क्या होती? APQR डेबिट टू गुडविल, ये हो जाती है इसकी एंट्री। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद ये वाली गुडविल की एंट्री तो हमने की है, गेन टू सैक्रिफाइस। उसके बाद ये वाली एंट्रीज क्या होती है इनकी? ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वहां वहां रिवैल्यूएशन टू उसका नाम आ जाएगा, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वहां पे उस एसेट या लाइबिलिटी का नाम टू रिवैल्यूएशन। जैसे बिल्डिंग क्या हुई है? एप्रिशिएट हुई है 40,000, तो ये रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो रही है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 10% से, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री क्या बन रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ऐसे ही प्रोविजन भी डेबिट में आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 4 एंट्रीज टोटल रीवैल्यूएशन की हुई हैं, 3 तो ये हुई है और एक वो इन्वेस्टमेंट वाली हुई थी। 4 एंट्रीज, इन चारों को कंपेयर करके हम ऐसे प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट या लॉस कितने का आएगा? 16,500 का। एक एंट्री होगी इसको बांटने की, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PQR, ये हो गया, यहां तक होगी। फिर ये एंट्री पहले ही हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर की इकट्ठी एंट्री कर दी थी हमने, गेन टू सैक्रिफाइस। अगर रेशो चेंज नहीं होती तो P&L सस्पेंस टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाती, ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसकी अलग से एंट्रीज होंगी। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी ये सारी इन डेट्स पे एंट्री होंगी, ये वाली एंट्री आती भी नहीं है। अच्छा, एंट्री इस चैप्टर से आती नहीं है वैसे, इस चैप्टर से क्या आता है? ये फिक्स 4 नंबर, नहीं, 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, सिर्फ ये, ना ना रिवैल्यूएशन भी नहीं बनाना। अच्छा, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको, दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन शायद हमने किया भी था इसका। 6 मार्क्स में इसमें से नहीं आता। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ तुमको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ABC पार्टनर्स हैं, रेशो उनकी 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है बांटने वाला? जनरल रिजर्व दिख रहा है, क्या करेंगे? ओल्ड रेशो बांट देंगे, तो आसान सी बैलेंस शीट है, सिर्फ एक ही चीज है आगे। 30 जून को ही डेथ होगी, कितने महीने? 3 महीने काम किया होगा उसने। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये चीजें मिलेंगी उसको। क्या क्या बोल रहा है? जो कैपिटल में बैलेंस होगा वो मिलेगा, ठीक है, देते ही हैं हम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो कि 6000 है, तो निकाल के दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं, 6000 मिलेगा। गुडविल का शेयर भी मिलेगा जो कि 30,000 है, गुडविल का शेयर भी निकाल के दिया हुआ है, 30,000 रुपए मिलेंगे गुडविल के। कौन देगा गुडविल के? वैसे ए और बी देंगे अपनी गेनिंग रेशो में। अगर रेशो के बारे में क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाती है, ठीक है, पर ऐसे याद नहीं रखना ओल्ड रेशो में, कौन सी रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। आगे ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना है? 18,000, ये भी निकाल के दिया हुआ है, ना तो प्रॉफिट मेथड लगाना ना सेल्स मेथड। कितना आ गया? 18,000 रुपए। 18,000 कहाँ से मिलेगा ये उसको? क्या रेशो के बारे में कुछ बोला हुआ है? तो रेशो उन्होंने चेंज की होगी या सेम होगी? सेम होगी, तो P&L सस्पेंस अकाउंट से दे देंगे 18,000 रुपए।
एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपए। इस आसान सा है। आगे बोल रहा है सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल रहा है हाफ तो हम तभी पे कर देंगे, एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। करना है क्या है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन सीज डेथ, सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी हुई है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वाले की एंट्रीज क्या होंगी? जो हमने ये अकाउंट बनाया है इसकी एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहली एंट्री तो होगी ये वाली, हमने एंट्री क्या की है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक तो ये एंट्री होगी, कितना आ जाएगा, 2,16,800 रुपए। उसके बाद हमने क्या किया था, उसी दिन 16,800 पे कर दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,800, ये हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई भी एंट्री नहीं होती है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है हमको। ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट लगाया इसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री बन रही है इसकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद हमने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट, इसकी हाँ सेम इसकी भी होगी। उसके बाद हमने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इसकी एंट्री क्या होगी, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। फिर ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद ये इसकी कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्रीज होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुमको लेजर से जनरल एंट्री बनानी आती है ना, तो ये इस चैप्टर में भी काम आएंगी, अगला चैप्टर जो करेंगे उसमें भी काम आएंगी, डिसोल्यूशन में भी काम आएंगी। और डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में भी यही यही दो क्वेश्चन आते हैं, या तो एक क्वेश्चन आता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स, या फिर आता है जनरल एंट्रीज करो। यही दो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से 6 6 नंबर के, या तो रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाएंगे वो आएगा, या जनरल एंट्रीज। और रियलाइजेशन अकाउंट अगर आ गया तो जनरल एंट्रीज उसको देख देख के इजी होती है। तो तुमको लेजर से एंट्रीज करनी आनी चाहिए। तो आसान है, बहुत आसान है। जैसे आर के एग्जीक्यूटर के डेबिट में कुछ भी लिखा हुआ है, उन सब में आर का एग्जीक्यूटर तो डेबिट हो रहा है, बाकी चीजें क्रेडिट हो रही हैं। यही एंट्रीज है बस। उस क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये ये तो बोल रहा है कैपिटल के पैसे भी मिलेंगे उसको, तो कैपिटल तो हम कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिख देते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, वो भी तो पैसे मिलते ही हैं उसको। एंट्री कुछ नहीं होगी, बाय बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, कोई एंट्री नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं। हाँ, पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों की सेम एंट्री होगी, इसकी भी होगी। दोनों की अमाउंट ऐड करके 16 और 6 24, 18 और 6 24, 18 और 6 24,000 हो गए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर 24,000, पी एंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।